आप सभी को नमस्कार। मित्रों, अ, अनामिका जी की एक बेहद चर्चित कविता श्रृंखला है, जन्म ले रहा है एक नया पुरुष। अ, यह कविता जैसा कि मैंने कहा श्रृंखलाबद्ध कविता है। तो इसका जो पहला भाग है, जन्म ले रहा है एक नया पुरुष, एक उसको पढ़ता हूँ और फिर हम इस अ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जन्म ले रहा है एक नया पुरुष। सृष्टि की पहली सुबह थी वह। सृष्टि की पहली सुबह थी वह। कहा गया मुझसे, तू उजियारा है धरती का, और छीन लिया गया मेरा सूरज। कहा गया मुझसे, तू तू बुलबुल है इस बाग का, और झपट लिया गया मेरा आकाश। कहा गया मुझसे, तू पानी है सृष्टि की आंखों का, और मुझे ब्याहा गया रेत से। सुखा दिया गया मेरा सागर। कहा गया मुझसे, तू बिंब है सबसे सुंदर, और तोड़ दिया गया मेरा दर्पण। बाबा कबीर की कविता की माटी की तरह नहीं, पेपर मैशी की लुगदी की तरह मुझे रूंदा गया। किसी किसी तरह मैं उठी, एक प्रतिमा बनी मेरी। कोई था जिसने दर्पण की किरचियां उठाई, और रोम रोम में प्रतिमा के जड़ दी। एक एक ब्रह्मांड ही परावर्तित था रोम रोम में। अब तो जो सूरज छीन लिया गया था मुझसे, दौड़ता हुआ आ गया वापस, और हपस कर मेरे अंग लग गया। आकाश खुद एक पंछी सा मेरे कंधे पर उतर आया। वक्त सा समुंदर मेरे पांव पर बिछ गया। धुल गई अब युगों की कीचड़। अब मैं व्यवस्थित थी। पूरी यह कायनात ही मेरा घर थी। अब अपने 10 हाथों से करने लगी काम, घर के और बाहर के। एक घरेलू दुर्गा, भाले पर झाड़न लपेट लिया मैंने। अपने 10 हाथों से करने लगी काम, घर के और बाहर के। एक घरेलू दुर्गा, भाले पर झाड़न लपेट लिया मैंने, और लगी धूल झाड़ने कायदों की, वायदों की, रस्मों की, मिथकों की। इतिहास की मेज भी झाड़ी। महिषासुर के मैंने काट दिए नाखून। महिषासुर के मैंने काट दिए नाखून। नहलाकर भेज दिया दफ्तर। एक नई सृष्टि अब मचल रही थी मेरे भीतर। एक नई सृष्टि मचल रही थी मेरे भीतर। ये बेहद बेहद अर्थवान कविता, और किस तरह से जो स्त्रियों के बरक्स, लड़कियों के बरक्स दुनिया दिखाई जाती है, और दरअसल उन्हें जो दुनिया मिलती है, उसके बीच की खाई को यहाँ बखूबी अनामिका उकेरती है। मगर यह उम्मीदों वाली कविता है, और यह ऐसी कविता है जो
अपने शीर्षक में ही आशा के साथ ध्वनित है। जन्म ले रहा है एक नया पुरुष, और जब एक नया पुरुष जन्म ले रहा है तो वह स्त्री को भी किसी पुरातन दृष्टि से नहीं देखेगा, किसी रूढ़ी की दृष्टि से नहीं देखेगा। नए पुरुष की दृष्टि भी नई होगी, स्त्री को देखने की, समझने की, उसके साथ चलने की, जीने की। और तब उस स्त्री में कितने भाव आते हैं, वह किस तरह ऊर्जा पुंज हो जाती है, उसके भीतर कितने तरह की सकारात्मकता हिलोरे मारने लगती हैं, पूरी प्रकृति जैसे उसकी गोद में आ जाती है। यह कविता क्रमशः आगे बढ़ती है, एक विकसन पर्व सी इसकी उठान है। मैंने मित्रों यह कविता इसलिए भी सुनाई कि आज हमारे जो वक्ता हैं ऋत्विक भारतीय, वे दरअसल इसी विषय के आसपास अपना वक्तव्य देंगे। अनामिका जिनकी कविताओं में एक नई सृष्टि मचलती है, पुराने दुख दर्द, समस्याएं, रूढ़ियां, दकियानूसीपन ये सब हैं, मगर एक नए पुरुष की जो अवधारणा है, उनके काव्य लोक में जो स्वप्न है कवि का, वह भी एक बड़ी यात्रा तय कर रहा है उनकी कविताओं में, उनकी सोच में, उनके चिंतन में, उनके स्त्री विमर्श में भी इस नए पुरुष की अपनी एक खास जगह है। तो आज हम लोग मित्रों कुछ अंतराल के बाद यहाँ आए हैं, क्योंकि बीच में मैं भी यात्राओं पर रहा, तो इस कारण से बीच में यह एकाग्र कुछ समय के लिए स्थगित रहा। आप सभी जान रहे हैं कि कवि, कथा वादक अनामिका जी पर एकाग्र जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश की ओर से चल रहा है, और आज इसकी 23वीं कड़ी है, और इसमें हमारे साथ युवा लेखक ऋत्विक भारतीय अपना वक्तव्य देंगे। वे उनकी कविताओं पर शोध भी कर रहे हैं और वर्तमान में JRS कॉलेज जमालपुर, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में अध्यापन भी कर रहे हैं। उन्होंने अनामिका जी पर केंद्रित संवेद के विशेषांक और उनके कविता संचयन जन्म ले रहा है एक नया पुरुष का संपादन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो इस कार्यक्रम की शुरुआत में यह कविता पढ़ी गई, इसके लिंक कहां-कहां जुड़ रहे हैं। ऋत्विक अनामिका जी के रचनाकार की दृष्टि पर बात करेंगे। मुख्य संदर्भ यद्यपि उनकी कविताओं का ही होगा, मगर बीच बीच में अनामिका जी का जो विमर्शकार पक्ष है वह भी इस संवाद के दायरे में आएगा। ऋत्विक चूंकि लंबे समय तक या लंबे समय से अनामिका जी के साथ जुड़े रहे हैं, बहुत कुछ उनसे सीखते रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, पश्यंती के साथ भी ऋत्विक जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में कुछ वे जरूरी अनुभव भी हमसे साझा करेंगे। संवेद का जो विशेषांक आया था अनामिका जी पर, उसका भी अतिथि संपादन ऋत्विक भारतीय ने ही किया है, तो उसकी जो किस तरह की तैयारी रही ऋत्विक से, हम यह भी जानेंगे। तो आइए हम उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। ऋत्विक भारतीय जी, जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका मुझे जनसुलभ पुस्तकालय कहन कोश में अपना वक्तव्य रखने के लिए यह अवसर प्रदान किया। और मुझे जैसा लगता है कि यह जनसुलभ पुस्तकालय इस मामले में अद्वितीय है कि ऐसा कार्यक्रम वह पहली बार ऐसा कार्यक्रम लाया है जो लंबे समय से
किसी एक रचनाकार पर एकाग्र रहा हो। हालाँकि कई रचनाकारों पर आपने ये कार्य किया, ये सचमुच प्रशंसनीय है, काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं इसके लिए एक बार फिर आपको साधुवाद देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया। मैं सबसे पहले अनामिका जी से मेरी मुलाकात या कहें कि एक रचनाकार से परिचय होने से पहले मेरा उनकी रचना से परिचय हुआ। तो उनसे जुड़ा संस्मरण मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, आप सभी से। फिर मैंने मेरी कैसे-कैसे उनसे नज़दीकियाँ बढ़ी, एक रचनाकार से मैं मिला, वो सभी संदर्भ आएँगे। फिर उनसे जुड़ने के बाद मैंने बहुत सा काम किया, और उन पर मैंने बहुत सारे काम किए। तो मैं शुरुआती पक्ष से ही अपनी बात रखना चाहूँगा। वैसे अनामिका जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के इतने पहलू हैं कि उन पर विधिवत बात की जाए तो एक नई कई एपिसोड हमें लगातार चलाने होंगे। जिससे और हर कार्यक्रम की एक समय सीमा भी निर्धारित होती है। इसलिए मेरे लिए एक परेशानी यह भी शुरू हुई कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, यह मेरे लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। बावजूद मैं अपने तरीके से सोचता हूँ कि मुझे पहले सबसे पहले मैं उनकी कविताओं से कैसे जुड़ा, फिर उस व्यक्तित्व से कैसे जुड़ा, फिर मेरा उन पर शोध होता रहा। तो मैं एक क्रमबद्ध मैं उन पर आऊँगा और उनकी रचनाओं पर आऊँगा और उनके व्यक्तित्व से होता हुआ उनकी रचना दृष्टि पर और उनकी रचना में आए विविध आयाम पर बात करूँगा। साथ ही मैंने उन पर बहुत सारे काम किए, उनके पर कई किताबें मैंने संपादित की। तो उस क्रम में जो संघर्ष और चुनौती रही मेरे लिए, मैं उन्हें भी साझा करना चाहूँगा। इसलिए भी कि मेरे जैसे कई नई पीढ़ी चाहेंगे कि अन्य रचनाकारों पर या उन पर और भी काम हो, तो शायद उन्हें कुछ मदद मिले। तो सबसे पहले मैं साझा करना चाहूँगा कि उनकी रचनाओं से मेरा सर्वप्रथम परिचय कब हुआ। तो बड़े हर्ष और गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि उनकी रचना से मेरा प्रथम साक्षात्कार वर्ग 10 में हुआ था। जब मैं वर्ग 10 में पढ़ रहा था, उनकी एक कविता हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित थी। संयोग से वह कविता आज भी पाठ्यक्रमों में लगी हुई है। उस पुस्तक का नाम है, मैं आप सबके सामने रख देता हूँ, गोधूली भाग 2। गोधूली भाग 2। ये पुस्तक अभी भी मेरे पास मौजूद है, आप सभी देख सकते हैं। यह बिहार बोर्ड में अभी भी वर्ग 10 में यह कविता लगी हुई है, जिस कविता की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने 10वीं की परीक्षा 2007 में दी। उस वक्त यह कविता, अनामिका जी की यह कविता पाठ्यक्रम में लगी हुई थी और आज भी शब्दशः लगी हुई है। मैं चाहूंगा वो कविता, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप उस कविता को जरूर पढ़ें। जरूर जरूर जरूर, मैं चाहूंगा कि वो कविता आपके सामने रखूं, और वो कविता है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान। ओके, यह किस वर्ष जी, की बात है? जब आप 2007, सन 2007 की यह बात है, जब मैं वर्ग 10 का छात्र था। और आज मैं एमफिल पीएचडी करते हुए आज मैं महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो एक कह सकते हैं कि एक लंबा अरसा बीत गया इस कविता को, पर यह आज भी जस का तस पाठ्यक्रमों में लगा हुआ है। और मेरे लिए सुखद यह है कि मैंने ये कविता पढ़ी और आज मैं बहुत से बच्चों को ये कविता पढ़ा भी रहा हूँ। हालांकि तो ये मेरे लिए सुखद अनुभव है कि मैंने खुद भी पढ़ी और ये कविता आज मैं पढ़ा भी रहा हूँ अपने घर के बच्चों को, छात्रों को। हालांकि मैं कॉलेज में हूँ, तो ये तो 10वीं में है, कॉलेज में ऐसा नहीं है, पर बावजूद मैं अपने घर में ही अपने बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ, भांजों को, भतीजों को या अन्य विद्यार्थी। मैंने बहुत दिन कॉलेज अध्यापन शुरू करने से पहले मैंने बहुत दिन ट्यूशन पढ़ाया। तो ट्यूशन के क्रम में मैंने वर्ग 10 से और इंटर के छात्रों को पढ़ाया, तो उस क्रम में मैं ये कविता लगातार बच्चों को पढ़ाता रहा। तो कविता मैं चाहूंगा आप सबसे साझा करूं,
और कविता के संबंध में पहले मैं कह देना चाहता हूँ कि यह कविता क्या कहती है। इस कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया के कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण किया गया है। कैसे एक बच्चा वर्ण का अभ्यास करता है। शुरू में एक छोटा बच्चा जिसे क भी बोलना ठीक से नहीं आता है, वो कैसे धीरे धीरे क ख ग बोलना सीखता है, वही कौतुकपूर्ण वर्णन किया है। और कविता के अंत में सृष्टि की विकास कथा से इस कथा को जोड़ा गया है। तो यह इस कविता की विलक्षणता है। अनामिका एक विलक्षण कवित्री भी है और उनकी कविताओं में दर्शन और आध्यात्म भी साथ साथ चलता है। तो इस कविता में भी वह दर्शन और आध्यात्म साथ साथ दिखेगा आपको। कविता यूं है, कविता का शीर्षक है अक्षर ज्ञान। चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, कबूतर ही है ना, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता उसका ग, घड़े सा लुढ़कता उसका घ, अंग पर आकर थमक जाता है। उससे नहीं सदता अंग, अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में बैठे बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे सदते नहीं उससे और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आ जाते हैं आंसू। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही हैं शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो इस तरह यह कविता मेरे पाठ्यक्रम में रही और मैं आज भी बच्चों को ये कविता बड़ी तन्मयता से पढ़ाता हूँ, यह कहकर कि ये मेरे भी पाठ्यक्रम में थी। तो ये रहा ये मेरा परिचय रहा उनकी कविता से सर्वप्रथम। बात इससे आगे मैं बढ़ाऊं तो ये तो मेरा रचना से परिचय था, लेकिन ठीक 2 वर्ष बाद मैंने इंटर की परीक्षा पास की। उसी के बाद की एक घटना है कि मेरे एक मित्र थे, उनसे मेरी किसी कारण दोस्ती टूट गई और वह दोस्ती इस कदर थी कि मैं उस टूटन से, उस बिछड़न से बहुत मुझे उस तकलीफ हुई। मैं बहुत रोया और मैंने उसके लिए उससे माफी भी मांगी कि चलो मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। पर उसने माफ नहीं किया और मतलब उसने निर्णय ले लिया कि मुझे अलग ही रहना है, अलग ही दोस्ती करनी है। हालांकि मैं बहुत छोटा भी था उस वक्त, लेकिन तो उस छोटी सी दोस्ती कह लें या उस दोस्ती के टूटने के कारण मैं काफी परेशान रहा। मानसिक रूप से काफी परेशान रहने के कारण मैं बहुत दुखी भी रहने लगा। अंततः मेरे मन में यह प्रश्न उठता था कि हर भोले और मेरे जैसे जिस दुख से मैं दुखी हूँ, ऐसे दुखों के हल साहित्यकारों के पास रहते हैं। मेरी ये उस समय की बाल सोच कह लें या बाल समझ कह लें, छोटी सी सोच भी कह सकते हैं आप। पर मेरा भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं जिन प्रश्नों से उलझ रहा हूँ, इन प्रश्नों के उत्तर जरूर साहित्यकारों के पास रहते होंगे। तो मैं उस समय इंटर कर चुका था, मैं महाविद्यालय में पढ़ रहा था। संयोग से मैं जिस महाविद्यालय में आज पढ़ा रहा हूँ, उसी महाविद्यालय का मैं छात्र भी रहा और उसी समय डॉक्टर शिव कुमार मंडल हिंदी के मेरे प्राध्यापक हुए। तो उनसे मैंने और वो अभी मेरे सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, मेरे कलीग हैं। तो उन्हें मैंने ये बात बताई कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे एक मित्र थे, उनसे मेरी दोस्ती टूट गई और मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि अरे उनको लेकर क्या परेशान होना, जो अगर वो तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है तो तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो, तुम भी छोड़ दो दोस्ती। तो मुझे तत्क्षण उनकी बात बहुत ठीक लगी कि जब वो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए, तो मुझे भी छोड़ देना चाहिए। तो तत्क्षण मुझे थोड़ा आराम मिला, उनकी सलाह से मुझे थोड़ा आराम मिला। पर वो आराम मूव की तरह था कि लगाया और थोड़ी देर बाद स्मेल खत्म हुई और वो सलाह भी खत्म हो गई। तो फिर क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे साहित्यकारों की भी मदद लेनी चाहिए, अपनी समस्या से अवगत उन्हें कराना चाहिए और उनसे कोई सलाह लेनी चाहिए। वो मुझे बताएंगे तो शायद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मैं जो इतना परेशान हाल दुखी हूँ, शायद मैं कम हो जाए, ये मेरी समस्या कम हो जाए।
इसी क्रम में मैंने आपको बताऊं कि मन्नू भंडारी से बात की। मन्नू भंडारी, वो अब सवाल उठता है कि मन्नू भंडारी से कैसे बात हुई? तो उसी मैं हंस वगैरह उस समय भी पढ़ा करता था, तो नंबर स्वाभाविक है मिल भी जाया करते थे। उसी समय राजेंद्र यादव पर एक विशेषांक भी आया था पाखी का, जिसमें मन्नू भंडारी के भी नंबर उपलब्ध हो गए थे मुझे। उसमें अनामिका जी का भी एक आया था लेख, जिसमें उनका नंबर भी था। तो इस तरह मैंने मन्नू भंडारी जी का नंबर लिया और मैंने मन्नू जी से बात की। तो मन्नू जी मैम को बताया तो उन्होंने भी मुझे कहा कि देखो, जो अगर तुम्हें ज्यादा ही अगर ऐसा तुम उसके बिना परेशान हो रहे हो तो तुम उससे माफी मांग लो, और माफी मांग लो। अगर वो माफी मांगने के बावजूद तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहता है तो फिर तो तुम्हें अपनी दोस्ती छोड़ ही देनी चाहिए। तो मैंने मैं उनको क्या बताता कि मैंने तो माफी भी मांग ली है। अंततः दोबारा मुझे नहीं लगा कि मैं मन्नू मैम से बात करूं, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो मैं पहले उनके कहने से पहले ही अपना चुका था। तो ऐसे में मुझे मैत्रेयी जी का नंबर उपलब्ध हुआ। चूंकि मैं पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा रहा तो नंबर तो सहज ही उपलब्ध हो जाते थे उस समय, या अभी भी हो ही जाते हैं ईमेल, अब ईमेल का प्रचलन है। तो मैंने मैत्रेयी पुष्पा मैम से बात की और उनको कई बार फोन लगाया, पर संयोग से फोन उनका लगा नहीं। फोन नहीं लगा, फिर लगातार मैं लगाता रहा तो लगा भी, कई बार लगा और अचानक उन्होंने फोन उठा लिया और कहने लगी कि मैं अभी कुछ लिख रही थी, तुमने मुझे परेशान कर दिया, मेरा तादातम्य टूट गया, बताओ तुम क्या कह रहे हो। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी कि मैम ऐसी सी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक दोस्त था उससे मेरी दोस्ती टूट गई, तो जिसको लेकर मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बिहारियों की समस्या मुझे नहीं समझ में आती, तुम अनामिका से बात करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। तो इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान भी रहा कि कोई किसी की भावनात्मक समस्याओं को या एक छोटे से प्रश्न के लिए कोई क्षेत्रवाद की समस्या से कैसे जोड़ सकता है, उसे बिहार की समस्या से कैसे जोड़ा जा सकता है। इतनी बड़ी शब्द शिल्पी और शब्द साधिका ने ये बात मुझसे कही कि तुम बिहारियों की समस्या मुझे नहीं समझ में आती, तुम अनामिका से बात करो। मैं बता देना चाहता हूं कि उस वक्त मेरा सिर्फ अनामिका की रचना से परिचय था, वो भी अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी रचना के द्वारा। और उस समय मैं अनामिका को व्यक्तिगत रूप पे नहीं जानता था, ना उनसे कभी बात हुई थी, ना कभी उनसे मिला था। लेकिन मन्नू जी, ये मैत्रेयी जी का मैं इतना ज़रूर आभार प्रकट करना चाहूँगा, भले ही उन्होंने एक कटु वचन कह दिया हो अनायास ही, लेकिन कहते हैं ना कि मंगल में विभु अमंगल में भी मंगल के बीज छुपाए रहता है। तो ठीक वही बात हुई कि इस अमंगल घटना ने मेरे साथ एक मंगल घटना यह जोड़ दी कि उनके बहाने मैंने उनके कहने पर ही मैंने अनामिका जी से बात की। उन अनामिका जी का नंबर मुझे संगम पांडे जी से मिला। संगम पांडे उस समय हंस के कार्यकारी संपादक हुआ करते थे, हालांकि अब वो नहीं है। तो उसी समय हंस में 2011 में मेरी एक छोटी सी कहानी आई थी, सुबह का भूला। तो इसलिए मेरा हंस से परिचय भी हो गया था। राजेंद्र यादव जी से भी एक आध बार बात हुई थी मेरी, और संगम पांडे जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपकी कहानी को हमने प्रकाशित किया है, आप देखें। तो इस तरह मैंने उनसे उनका नंबर मांगा, अनामिका जी का नंबर। उन्होंने भी बिना किसी प्रश्न के मुझे उनका नंबर दे दिया। बात आई कि जब मैंने अनामिका जी को फोन लगाया तो पहली बार उन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ, मैं किसी कार्यक्रम में जा रही हूँ, आप मुझसे बाद में बात करें। मैंने दोबारा बात की तो उन्होंने बहुत ही तन्मयता से मेरी बात को सुना। उन्होंने कहा कि आप बोलें, क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलो बेटा, संबोधित कर कर उन्होंने बात कही। तो सबसे बड़ा मुझे ये लगा कि मैंने कितने रचनाकारों से बात की, किसी ने इस तरह बेटा संबोधन नहीं किया। सबने डायरेक्ट पूछा कि बताएं क्या है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले कहा कि बेटा बताओ, क्या तुम क्यों परेशान हो, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो ये बेटा संबोधन जो उनके व्यक्तित्व की खासियत है, मातृ वात्सल्यता उनके व्यक्तित्व की एक खासियत है। जो भी उनसे एक बार मिलेगा, उनके इस व्यक्तित्व से परिचय उनका तुरंत हो जाएगा कि एक मातृ वात्सल्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह उनके साथ जो भी रहे वह उनको बेटा या भाई ही संबोधित करती हैं। तो ये रहा। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम जब उनको बताई कि मैम ऐसी-ऐसी बात है, मेरे एक दोस्त थे
और उनसे मेरा इस तरह का संबंध था और वो इस तरह अलग हो गए, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं हो। वर्षों का प्रेम जैसे 2 मिनट में कपूर की तरह उड़ गया हो। तो उन्होंने मेरी बात को बड़ी तन्मयता से सुनने के पश्चात जो बातें कही, वो मुझे आज भी शब्दशः याद हैं। वह उन्होंने पहली बात यह कही कि बेटा, तुमने कभी आकाश में 2 तिनकों को उड़ते देखा है? तो आकाश में 2 तिनकों को एक साथ उड़ते देखा है? तो मैंने कहा, नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो कहा, बेटा वो जब तूफान आता है ना, तो आकाश में 2 तिनके एक साथ उड़ते हैं और वो बहुत दूर तक आकाश में एक साथ उड़ते हैं, लेकिन जब हवा कम होती है, वातावरण स्थिर हो जाता है, तो वो दोनों तिनके धरती की ओर फिर गिरते हैं। लेकिन एक बार वो एक तिनका दाईं एक तरफ, एक तिनका बाएं गिरता है, यानी वे एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। उन्होंने दूसरा उदाहरण मुझे दिया कि तुमने नदी में किसी केले के थंबों को तैरते देखा है या 2 दियों को एक साथ तैरते देखा है? मैंने कहा, नहीं मैंने नहीं देखा था उस वक्त, या देखा भी हो तो ध्यान नहीं हो, मैं तो छोटा ही था। तो मैंने बताया कि नहीं मैंने नहीं। तो कहा, बेटा वो भी कुछ देर अपने एक साथ चलते हैं, फिर वो अपनी अपनी दिशा बदल लेते हैं, कुछ थोड़ी दूर के बाद पानी में विसर्जित हो जाता है, डूब जाता है, कुछ आगे की ओर बढ़ जाता है। तीसरा उदाहरण उन्होंने मियादी बुखार का दिया मुझे कि तुमने मियादी बुखार का नाम सुना है? तो इस बार मैंने कहा कि नाम तो सुना है, पर मैं जानता नहीं हूँ क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मियादी बुखार समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है। तो तुम अपनी दोस्ती को भी यही समझ लो। तिनका जो बिछुड़ गए, दिए या थंब जो कुछ देर साथ रहे, कुछ दिनों साथ रहे, उसके बाद बिछुड़ गए। या फिर तीसरा उदाहरण मैंने मियादी बुखार का दिया कि उन्होंने मियादी बुखार का उदाहरण दिया कि समय के साथ आता है और समय के साथ चला जाता है। लेकिन बेटा, जिस जिस व्यक्ति का जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा, उसको मनुष्य में अगर जन्म हुआ है उस व्यक्ति का, तो समझ ले कि ईश्वर ने या प्रकृति ने उन्हें बहुत बड़ा दायित्व देकर ही धरती पर जन्म दिया है। तो तुम अपनी ऊर्जा का और समय का इस्तेमाल उसी मुख्य बिंदु को ढूंढने में और उसी बिंदु या अपनी मंजिल को पाने में लगा दो और ऐसी चीजों से दूर रहो। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भावुक और एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए यह दुनिया बहुत कष्टकर होती है और एक संवेदनशील व्यक्ति को पग-पग पर तकलीफें मिलती हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि एक संवेदनशील व्यक्ति को हमेशा ही नुकसान उठाने भी पड़ते हैं और बहुत कुछ ये दुनिया भुगतती भी है। ठीक मेरा भी अनुभव ये कहता है कि एक संवेदनशील व्यक्ति रोज ही मरता है और रोज ही जन्मता है। जन्मता इसलिए है कि वह लोगों को भी इससे साक्षात्कार करवा सके और खुद मजबूत हो सके। तो इस तरह अनामिका जी से पहली बार वो बातचीत हुई और उसी बातचीत में उनकी बातें मेरे मन, मस्तिष्क और हृदय में इस तरह घर कर गई कि उस दुख से मुझे निजात मिल गया और फिर मैंने अपने समय और अपनी समस्त ऊर्जा को केंद्रित किया और फिर मैंने अपना सारा मन पढ़ाई की ओर केंद्रित किया और मैं बताऊं कि आज उसी का परिणाम है कि मैं आज महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। अनामिका के व्यक्तित्व पर बात करते हुए मैं और भी अन्य बिंदुओं पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के भी विविध पहलू हैं और उनसे मिला या उनसे बात किया हुआ व्यक्ति एक बार में ही जान जाएगा कि वह क्या है। वह अक्सर कहती हैं कि जिनसे भी मिलो, इस तरह मिलो जैसे वे जीवन का अंतिम दिन हो, ताकि हम उसको अपने जीवन का सर्वोत्तम दे सकें।
तो ये एक सीख मुझे वो अक्सर देती थी और वह प्रायः लोगों से भी कहती हैं, और उनके व्यक्तित्व में भी यह बात दिखती है कि उनसे मिला हुआ व्यक्ति एक बार में ही उनसे इतना खुश और उनसे उनके ममत्व से इतना लबालब हो जाता है कि फिर उसको भूल नहीं पाता है, उसकी मुलाकात को कभी भूल नहीं पाता है। अनामिका जैसी शख्सियत को कोई भूल नहीं पाता है, और वह हमेशा याद रखता है कि अनामिका एक शख्सियत है और वह अद्वितीय है। दूसरी बात, अनामिका से कितना भी हतोत्साहित और हतोत्साहित व्यक्ति हो, वो अगर अनामिका से जी से मिलता है तो वह उतना ही ऊर्जावान हो जाता है। वो उसकी नकारात्मकता पारों के उन्हीं के बिंबों से उधार लेकर कहूं तो मैं कि पारों के तारों से छिटक जाती हैं। मान जैसे पारे थर्मामीटर्स के जो पारे, थर्मामीटर टूट जाए तो उसके पारे छिटक जाते हैं, ठीक कितना भी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति हो, अनामिका से पहली मुलाकात में ही उनके उनके वाक्यों या उनके शब्दों को, उनकी कविता के तेज को सुनकर वह ऊर्जावान हो जाता है और उसकी नकारात्मकता बिल्कुल पारों के तारों से ही छिटक जाती है। तीसरी बात जो अनामिका के व्यक्तित्व से मुझे हमेशा सीखने को मिलती रही, और जो भी अनामिका को सुनने या जानने वाले हैं वे ये जानते होंगे कि वह अक्सर कहती हैं कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे प्यार किया जा सके, जिससे स्नेह किया जा सके, जिससे दुलार किया जा सके। तो निश्चित ही वैसी चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए। बुरे से बुरे व्यक्ति से भी हमें यह सीख या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें बुरा नहीं बनना। तो यह दृष्टि मुझे अनामिका जी ने ही दी, और इस दृष्टि से ही मैंने अपने भीतर, या कहूं कि अनामिका जी से ही यह सूप और चलनी वाली दृष्टि मैंने अपने भीतर पैदा की कि बुरे से बुरे अच्छे से तो बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन बुरे से बुरे व्यक्ति से भी बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है। कम से कम ये तो ग्रहण किया जा सकता है कि मुझे आपके जैसा नहीं बनना, मुझे आप जैसा नहीं बनना। तीसरा, मैंने अक्सर देखा वे किसी से मिलती हैं या उससे कोई मिलता है तो वे अपने सामने वाले से को अपने बारे में नहीं बताती हैं, बल्कि वे खुद उनसे, सामने वाले से उनके बारे में पूछती हैं। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता है कि मतलब वो बजाय अपने बारे में बताने के वो सामने वाले से कुछ ग्रहण कर रही होती है। तो इस क्रम में मुझे यह भी लगता है कि ये उनकी जनतांत्रिक दृष्टि है कि क्योंकि वो खुद विदुषी हैं, तो हमारे जैसा एक नवयुवक उनसे मिलने जाए तो हमारे पास तो वैसा ज्ञान नहीं है, तो हम चुप रह जाएंगे। तो वो नहीं चाहती है कि मैं कोई सामने वाला मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी समझे, इसलिए वो स्वयं चुप रहती हैं और सामने वाले को कुरेद कर प्रश्न करती हैं, और वो संवाद के उस स्तर पर पहुंच जाती हैं, फिर लगता ही नहीं है कि हमारे बीच कुछ ऐसा है, मैं विशिष्ट हूं और तुम सामान्य हो। तो वो सामान्यता और विशिष्टता का पदानुक्रम तोड़ देती हैं। ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी खासियत है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति से भी वह बिल्कुल सामान्यता से ही मिलती हैं, उसके सामने वो अपनी विशिष्टता नहीं दिखाती हैं। तीसरी बात, अगली बात मैं कहना चाहूंगी कि मैंने देखा कि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल अपने व्याख्यानों में ही करती हैं, जब उन्हें अंग्रेजी में बोलने के लिए विवश होना पड़ता है, नहीं तो वो प्रायः हिंदी में ही बोलती हैं, जबकि वो अंग्रेजी की विदुषी हैं। अंग्रेजी में तमाम पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, बावजूद वो लोगों से मिलने या घर की भाषा या अपने छात्रों से मिलने की भाषा या वो हिंदी ही रखती है। तो शायद उनकी जनतांत्रिक दृष्टि भी है यह कि वो अपनी दृष्टि भी जनतांत्रिक बनाए रखती हैं। एक और विशेषता की ओर मैं इंगित करना चाहूंगा कि उनके व्यक्तित्व की ये बड़ी खासियत है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि वे अजात शत्रु हैं, वे अजात शत्रु हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है या उनके कोई प्रतिद्वंदी या आलोचक नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने प्रतिद्वंदियों, अपने आलोचकों या अपने दुश्मनों के खिलाफ भी वह कभी कटु वचन नहीं बोलती हैं। वे हमेशा मृदु भाषा में ही बोलती हैं और हमेशा वैसे लोगों के लिए भी चिंतित रहती हैं, उनके लिए भी वह प्रार्थनाएं करती हैं, और हम जैसे
बाल मन या भोले लोगों बच्चों से भी कहती हैं कि उनके लिए प्रार्थनाएं करो कि कम से कि वह जिस चीज को लेकर परेशान है उसकी वो परेशानी खत्म हो जाए, क्योंकि जो व्यक्ति परेशान कर रहा है वो पहले स्वयं परेशान है, तभी वो दूसरों को परेशान कर रहा होता है। तो यह दृष्टि सब में नहीं आती, यह गांधीवादी दृष्टि या बुद्ध वाली यह दृष्टि सब में नहीं हो सकती। तो इस मायने में अनामिका एक विशिष्ट दृष्टि या विशिष्ट व्यक्तित्व तो मुझे लगती हैं। इस पूरे व्यक्तित्व पर की परिचर्चा को मैं संक्षेप में कम से कम शब्दों में कहना चाहूंगा कि जैसे बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो हम जैसे नवयुवकों को अगर ज्ञान चाहिए तो हमें अनामिका की कविताओं को पढ़ना चाहिए, अनामिका के साहित्य को पढ़ना चाहिए, अनामिका के व्यक्तित्व को जानना चाहिए। उनका व्यक्तित्व और उनका साहित्य ही बोधि वृक्ष है। उसके समीप जाने से ही झरने की शीतलता मिलेगी और प्रेम, करुणा, दया, ममता, सहिष्णुता, सहकारिता वाले भाव हमारे भीतर पैदा होंगे। जैसे संत से मिलने या जुलने से संत की प्रवृत्ति आने लगती है, ठीक अनामिका जी की रचना, अनामिका के व्यक्तित्व से परिचय होने पर, अनामिका के साहित्य से परिचय होने पर हमारे अंदर एक मनुष्यता पैदा होने लग जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य नहीं हूं मैं, बावजूद मनुष्यता आज जिस आतंक, हिंसा विवल समाज में हम जी रहे हैं, वह मनुष्यता खोती जा रही है। हर व्यक्ति चतुर होता जा रहा है, हर व्यक्ति दया, ममता, सहिष्णुता से अलग सबको पछाड़ कर, घुड़दौड़ कर आगे बढ़ना चाहता है। तो अनामिका की कविताएं सहकारिता पर बल देती हैं, अनामिका की कविता प्रेम और बंधुत्व पर बल देती हैं, अनामिका की रचनाएं बहनापे पर बल देती हैं। तो यह सहकारिता या बंधुत्व, यह विलक्षणता हम अनामिका जी की रचनाओं से गुजरते हुए अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। कह सकते हैं कि बुद्धत्व के बीज, जिसे अनामिका बुद्धत्व के बीज कहती हैं, वह हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। तो यह मेरी पहली परिचर्चा अनामिका जी के व्यक्तित्व से जुड़ी हुई थी। अब अगले परिचर्चा पर मैं आना चाहूंगा। उससे पूर्व मैं चाहूंगा यदि अर्पण जी या अर्पण सर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो वे कहें। ठीक है ऋत्विक, आगे बढ़े। आपने अभी उनसे जुड़े कुछ एक संस्मरण सुनाए और उनके व्यक्तित्व की क्या खासियतें हैं इस पर चर्चा की। अब जो आलोचकीय वक्तव्य है आपका उनकी कविताओं पर केंद्रित, उसे भी रखें, और कि आप उन पर, उनकी कविताओं पर केंद्रित शोध भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी संक्षेप में बातचीत करते हुए अपने वक्तव्य पर आए ऋत्विक। जी सर, मैंने अनामिका जी पर संवेद और संवेद का संपादन किया, अतिथि संपादन मैंने किया। फिर मैंने अनामिका जी पर केंद्रित जन्म ले रहा एक नया पुरुष जैसी बृहदाकार पुस्तक का संपादन किया। तो इससे जुड़े हुए अनुभव मैं साझा करता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने आलोचकीय व्याख्यान पर आऊंगा। जिस समय मैं संवेद के संपादन की मैंने सोची कि मुझे संपादन करना चाहिए, वह अनामिका के जन्मदिन का वह 60वां वर्ष था। अनामिका जी के जन्मदिन का वह 60वां वर्ष था। संयोग से वो लॉकडाउन का समय था, पर हमने योजना बनाई थी कि हम अनामिका जी के जन्मदिन पर, यह योजना, इस संबंध में अनामिका जी अवगत नहीं थी। इस योजना को बनाने में मैं, रश्मि भारद्वाज और मैं और कुछ एक आध नाम थे जो मुझे अभी याद नहीं है। मूलतः रश्मि भारद्वाज थी और मैं था। हमने यह संकल्प लिया कि हम उनके इस पर काम करें, उनके जन्मदिन पर एक पुस्तक लाएं, उन पर तमाम रचनाकारों से लिखवाया जाए। तो चूंकि 60 वर्ष की होने जा रही थी अनामिका जी, तो यह काम, जब मैंने ये प्रस्ताव
सुना तो मुझे भी लगा कि सचमुच ये कार्य बड़ा विलक्षण होगा, अनूठा होगा, तो और करना भी चाहिए हमें। मैंने कुछ उस क्रम में वरिष्ठ साहित्यकारों से बात की, तो उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि वाक़ई आपको ये काम करना चाहिए और ये काम बिल्कुल अनूठा है। इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया। पर मैं बता दूं, रश्मि भारद्वाज जी ने बेशक यह बात कुरेदी हो, पर इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे संपादन के काम में उनका फिर कोई सहयोग मुझे नहीं मिला, या दोबारा जैसे कहते हैं ना, बुलबुला उठता है और फूट जाता है, तो ये बात सिर्फ उनके मुंह से निकली, पर उन्होंने इस काम में कोई सहयोग नहीं किया। वे बिल्कुल एकांत रहीं, चुप रहीं, शायद उन्हें याद नहीं रहा, क्या नहीं रहा मैं नहीं जानता, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर मैं एकला चलो रे वाली भाव दृष्टि से मैं अपने संकल्प पर अडिग रहा, और मैंने एक चिट्ठी बनाई और तमाम साहित्यकारों को, वरिष्ठ साहित्यकार और जो अनामिका के समकालीन हैं, वैसे साहित्यकार, युवा साहित्यकारों को वो चिट्ठी प्रेषित की। और उस चिट्ठी के प्रेषित के तुरंत बाद ही मुझे अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली, और सबने आश्वासन दिया कि हम लिख कर देंगे, हम चाहेंगे कि आप ये पुस्तिका लाएं। और ठीक 6 महीने पश्चात यह मतलब इतनी सामग्री आ गई मेरे पास, इतनी सामग्री, जबकि मुझे आशा नहीं थी कि मैंने लॉकडाउन में लोग इतने सजग होंगे, लोग परेशान, दुखी, कमरे में बंद रहने को विवश थे, ऐसे में भी लोग पूरी तन्मयता से उन पर लिखेंगे। मैं बता दूं, इतनी सामग्री हो गई मेरे पास उस पुस्तक की कि 650 पृष्ठों की एक पुस्तिका बनी समकालीनों की दृष्टि में अनामिका। फिर उसी से कुछ अंश मैंने संवेद में लिए, और मैंने संवेद का अतिथि संपादन किया, जिसमें किशन कालजे जी ने भी काफी मदद की मेरी, और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी कि अनामिका जैसे व्यक्तित्व पर कौन नहीं चाहेगा कि निकाली जाए पत्रिका, और उन्होंने सहमति दी, सहर्ष सहमति दी। फिर तो इस तरह 2 किताबें मेरी उसी सामग्री से बनी। उसके बावजूद कुछ सामग्री मेरे पास बच गई, जो मैंने इधर-उधर जो विशेषांक अनामिका जी पर आए, मैंने उनमें भी वो सामग्रियां दे दी, इसलिए कि मैं उन सामग्रियों का करता क्या, तो कहीं वो अच्छी जगह आ जाए तो ये बेहतर होगा, लेखक को जगह मिल जाएगी, जी उतना उनकी मेहनत रंग लाएगी। तो इस तरह संवेद और जन्म ले रहा एक नया पुरुष से जुड़े मेरे ये अनुभव थे, जिस पर मुझे काफी सफलता मिली, और आज ये दोनों ही चीजें आपके आंखों के सामने हैं। चलिए, व्यक्तित्व पर बात करते हुए और संवेद और अपनी संपादन में संपादित किताबों से बात करते हुए मैं अगली कड़ी पर आता हूं, जिस क्रम में मैं बात करना चाहूंगा अनामिका जी की स्त्री दृष्टि पर। स्त्री दृष्टि यह विमर्श पर केंद्रित होगी, विमर्शों के आलोक में होगी, इसलिए यहाँ विमर्श भी स्वतः आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि समकालीन कविता के परिदृश्य में अनामिका के अलावे निर्मलागढ़, तेजी ग्रोवर, कात्यायनी, गगनगिल और अजंता देव लगभग साथ-साथ आई। इसके बाद कुछ देर से आई सविता सिंह। इन सभी कवित्रियों का अपना अलग-अलग मिजाज था। अनामिका के संबंध में मैनेजर पांडे लिखते हैं, भारतीय जनजीवन में जो घटित हो रहा है और घटित होने की प्रक्रिया में जो कुछ गुम हो रहा है, अनामिका की कविता में उसकी प्रभावी पहचान और अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। सूरदास मुझे याद आते हैं, सूरदास ने के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए थे। मैं अनामिका की कविताओं से गुजरते हुए यह कहना चाहूंगा कि अनामिका कविता का कोना कोना झांक आई है। यही वजह है कि अनामिका के लिए कविता की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इसी मायने में
वे मुझे जन जन की कवित्री भी लगती हैं। समकालीन कवित्रियों से अनामिका को जो बात अलग करती है, वो 3-4 बिंदु मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि समकालीन कवित्रियों से अनामिका को जो बिंदु अलग करते हैं, उसमें पहला बिंदु है अनामिका की करुणा सम्मिलित न्याय दृष्टि। देख लीजिए, मैं न्याय दृष्टि नहीं कह रहा हूं, करुणा सम्मिलित न्याय दृष्टि। दूसरा बिंदु है विषय विविधता पर गहरी पकड़ और उनके शिल्प विधान के साथ पदानुक्रम तोड़ती भाषा। ये 3 बिंदु उनके रचनाओं से गुजरने पर हमें दृष्टिगोचर होते हैं, हमें दिख जाएंगे, सायास ही दिख जाएंगे ये 3 बिंदु। तो सर्वप्रथम मैं स्त्री दृष्टि पर बात करना चाहूंगा कि अनामिका की दृष्टि अन्याय का प्रतिकार अन्याय नहीं मानती। वो पानी को सब याद था अपने कविता संग्रह में वो लिखती हैं, हर चोट अपने प्रत्युत्तर में चोटों की चतुरंगणी सेना साजे, तो थम पाएंगे क्या कभी कुटिल युद्ध के सिलसिले। ये अनामिका की स्त्री दृष्टि है, जो अन्याय का प्रतिकार अन्याय नहीं मानती। मैं समकालीन, मेरी पीएचडी जो है वह समकालीन स्त्री रचनाकारों पर ही है। इस क्रम में मैंने तमाम स्त्री रचनाकारों को भी पढ़ा, तो ज्यादातर स्त्री रचनाकारों पर मैंने देखा कि टिट फॉर टैट की नीति वे अपनाती हैं, जैसे को तैसा की नीति अपनाती हैं, और यह कहते वो नहीं बोलती कि हम माने अतिवादियों के खिलाफ अतिवाद होकर ही हम इनको खत्म कर सकते हैं। मैं उसका भाव बता रहा हूं, मैं उनकी भाषा में नहीं कहना चाह रहा, शायद उन्हें बुरा भी लग जाए, इसलिए मैं सिर्फ उसके भाव को बताना चाह रहा हूं कि वो कहते हैं कि जो अतिवादी पुरुष हैं उनको अगर खत्म करना है या उनके अतिवाद को खत्म करना है तो हमें भी अतिवाद होना पड़ेगा। तो मैं ऐसी दृष्टि नहीं मानता। स्वयं अनामिका जी की भी यह दृष्टि उससे भिन्न है। मेरा मानना है कि मर्द से निपटने के लिए मर्द हो जाना स्त्रीवाद का मूल ध्येय नहीं है। सदियों से जो ब्राह्मणवाद, जो हूं मैं ही हूं, क्या एक पल में इससे निजात पाया जा सकता है? यह अपने आप में विचारनीय है, पर अगर धीरे धीरे अनवरत प्रयास किया जाए तो निश्चित ही हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। अनामिका की स्त्री दृष्टि विशिष्ट और ग्राह्य इस मायने में है कि वे अन्याय का प्रतिकार अन्याय नहीं मानती। वे ध्रुव स्वामिनी के योग्य चंद्रगुप्त गढ़ना चाहती हैं। अनामिका एक स्वाधीनता के स्त्री पक्ष में लिखती हैं कि हम ऐसे हिंसा विवल आतंक कातर समय में जी रहे हैं जहां स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी वाली कदकाठी पा गईं, किंतु पुरुष अभी भी रामगुप्त की ही मनोदशा में है। नई स्त्री को अपने पाए का धीर उदात, धीर ललित, धीर नायक, प्रशांत नायक कहीं दिखता ही नहीं। हर तरफ ओछी बातें करते, गाली बकते, हिंसा करते पुरुष ही नजर आते हैं। इस क्रम में मुझे अनब्याही औरतों की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, मैं चाहता हूं आपके सामने साझा करूं, जिससे कि यह पता चले कि आज समाज में कैसे पुरुषों की संख्या दिन भर बढ़ती जा रही है और अनामिका किस जन्म ले रहा है एक नए पुरुष की अवधारणा पर बल देना चाहती हैं। इस क्रम में मैं अनब्याही औरतों की कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने साझा करता हूं। हाँ, देखिए, कविता है अनब्याही औरतें का कुछ एक छोटा सा अंश मैं रख रहा हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि स्त्रियां चाहती कैसा पुरुष है और मिलता कैसा है। वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की हम सब औरतें, वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की हम सब औरतें ढूंढती ही रह गई कोई ऐसा जिसे देख मन में जगे प्रेम का हौसला। लोग मिले पर कैसे कैसे, ज्ञानी नहीं पंडिताऊ, वफादार नहीं दुम हिलाऊ, साहसी नहीं केवल झगड़ालू, दृढ़ प्रतिज्ञ कहां सिर्फ जिद्दी, प्रभावी नहीं सिर्फ हावी,
दोस्त नहीं मालिक, सामाजिक नहीं सिर्फ एकांत भीरू, धार्मिक नहीं केवल कट्टर। तो यह है स्त्री मतलब समाज का सरलीकरण कह सकते हैं कि समाज में जो पुरुष हमें दिखते हैं चारों ओर, जिस बात को अनामिका जी रामगुप्त के माध्यम से रखती हैं कि हमारे समाज में स्त्रियां तो ध्रुव स्वामिनी वाली कद काठी पा गई, किंतु पुरुष अभी भी रामगुप्त की ही मनोदशा में हैं। तो वही रामगुप्त यहाँ हमें दिखते हैं। हम वफादार चाहते हैं तो हमें दुमहिलाऊ मिलते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ चाहते हैं तो जिद्दी मिलते हैं, दोस्त चाहते हैं तो मालिक मिलते हैं। तो ये रामगुप्त ही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अनामिका इसी रामगुप्त से मुक्ति चाहती हैं और वो इसी रामगुप्त के बरक्स चंद्रगुप्त को लाना चाहती हैं। हम जैसे नई पीढ़ियों या युवाओं में धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत नायकों सा धीरज पैदा करना चाहती हैं। वैसा ही जैसा कि जनाबाई या जानाबाई माधव से चाहती हैं। यह कविता भी मैं कविता के माध्यम से ये 4 पंक्तियां भी निवेदित करना चाहूंगा जो अनामिका जी अपनी बहनाबाई कविता में रखती हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि आज स्त्रीवाद कैसे पुरुष चाहते हैं, स्त्रीवाद किन किन पुरुषों को रेखांकित करता है या नए जन्म ले रहा है एक नया पुरुष के भीतर, वो किस पुरुष की बात कर रही हैं। बहनाबाई चलिए पंक्तियां मैं आगे पढ़ दूंगा, लेकिन बात आगे करता हूं अपनी। फिर मैं अनामिका के स्त्री दृष्टि का ही एक परिचय दूंगा और आपने अभी अर्पण जी ने कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व ही एक जन्म ले रहा एक नया पुरुष कविता पढ़ी। उसी की अंतिम पंक्तियों को मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा और उसके अर्थ को मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगा। वक्त सा समंदर मेरे पांव पर बिछ गया, धुल गई अब युगों की कीचड़। अब मैं व्यवस्थित थी, पूरी कायनात ही मेरा घर थी। अब अपने 10 हाथों से करने लगी काम, घर के और बाहर के। एक घरेलू दुर्गा भाले पर झाड़न लपेट लिया मैंने और लगी धूल झाड़ने, कायदों की, वायदों की, रस्मों की, मितकों की। इतिहास की मेज भी झाड़ी, महिषासुर के मैंने काट दिए नाखून, नहलाकर भेज दिया दफ्तर। एक नई सृष्टि अब मचल रही थी मेरे भीतर। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ महिषासुर की बात लाई गई है कि महिषासुर के नाखून काट दिए मैंने और उसे भेज दिया दफ्तर। सवाल है, यहाँ दुर्गा का प्रसंग लाया गया है, तो क्या नई स्त्री दुर्गा नहीं है? नई स्त्री जो आज शिक्षा सम्मिलित स्त्री है, वह घर और बाहर दोनों ही संभाल रही है, घर और बाहर दोनों ही संभाल रही है और 2 हाथों से 10 हाथों का काम ले रही है। तो दुर्गा ही तो है। लेकिन जो हम मिथकों में दुर्गा देखते हैं, वह दुर्गा आज की नई स्त्री नहीं है। नई स्त्री जो शिक्षा सम्मिलित स्त्री है, वह हिंसा पर नहीं, हृदय परिवर्तन पर विश्वास करती है। हिंसा पर नहीं, वह हृदय परिवर्तन पर विश्वास करती है। महिषासुर के आतंक से जब न केवल जनमानस पीड़ित होने लगे, देवता भी पीड़ित होने लगे, तो दुर्गा को महिषासुर का वध करना पड़ा। लेकिन धरती पर इतना आतंक बढ़ रहा है, अतिवादी पुरुषों का आतंक हमें के रोज नए नए नमूने देखने को मिलते रहते हैं। अखबारों से, टीवी चैनलों से, रेडियो में तमाम तरह के न्यूज हमें मिलते रहते हैं। उनके अतिवाद के कई उदाहरण हमें साक्षात या सुनने को मिलते रहते हैं, देखने और सुनने को मिलते हैं। तो अनामिका हिंसा पर नहीं बात करती है। अनामिका कहती है कि महिषासुर के काट दिए नाखून मैंने और उसे भेज दिया दफ्तर। तो हर कंडीशन, हर स्थिति में
वह उसके नाखून काटती हैं। नाखून काटने का तात्पर्य है उसके अतिवाद को खत्म करती हैं संवाद के द्वारा। यह संवाद हृदय हृदय यही अनामिका के लिए ब्रह्मास्त्र बनता है और यही अनामिका जी का अंतिम ब्रह्मास्त्र है, संवाद। और इसी संवाद की मदद से वह हृदय परिवर्तन का सूत्र अपनाती हैं और अतिवाद को खत्म करती हैं, सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर उसके अतिवाद को खत्म करती हैं। याद करें प्रेमचंद को, प्रेमचंद की मुझे याद आती है घास वाली कहानी में जो तेज मुनिया का दिखता है, मुनिया का जब वह चैन सिंह हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मुनिया मैं तुझसे प्यार करता हूं और तुझे देखकर मैं स्वयं तेरी ओर खिंचा आ जाता हूं, तो मुनिया बड़े प्यार से उसको जवाब देती है कि तुझसे एक बात कहूं। तो चैन सिंह भी उससे कहता है कि कह, और वो कहती है कि तू मेरा हाथ जब तक पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, अगर मेरा मर्द तेरी पत्नी का हाथ पकड़ ले तो तुझे कैसा लगेगा। और यह बात चैन सिंह के हृदय में इस तरह से आघात पहुंचाती है कि उसका हृदय परिवर्तन ही हो जाता है। और जो प्रेमासक्त था वह मुनिया पर, उसके बाद वह प्रेमासक्त नहीं रखता, उसके प्रति वह करुणा सम्मिलित न्याय दृष्टि रखता है। करुणा सम्मिलित दृष्टि रखता है, वह न्याय सम्मिलित दृष्टि रखता है, लेकिन वह कुत्सित भावना खत्म कर देता है। तो अनामिका भी ऐसे पुरुषों के हिंसा पर बात नहीं करती है कि उसकी हिंसा की जाए, बल्कि उसे हृदय परिवर्तन पर जोर देती है। इस क्रम में मैं जिक्र करना चाहूंगा अनामिका जी की एक आलोचनात्मक कृति जो बहुत विशिष्ट मानी गई। प्राय सभी आलोचकों ने उस कृति को रेखांकित किया, जिसका नाम है स्त्रीत्व का मानचित्र, जो 1999 में यह कृति आई। 1999 में उस किताब की ऐसी पुस्तकें नहीं आई थी। हालांकि स्त्रीत्व के मानचित्र से पहले परिधि पर स्त्री मृणाल पांडे की और स्त्री का समय शायद 1996 और 1998 में ये दोनों पुस्तकें आई। परिधि में स्त्री और स्त्री क्षमा शर्मा का स्त्री का समय। पर ये दोनों कहीं ना कहीं व्यक्तिगत अनुभव थे जो समाज में घटित हो रही थी घटनाएं, उसी का सार उन्होंने लेखों और निबंधों के माध्यम से रखा था। पर इसके बाद जो अनामिका की रचना आई स्त्रीत्व का मानचित्र, यह सही मायने में स्त्री विमर्श की प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक थी, जिसमें पाश्चात्य विद्वानों, आर्ष ग्रंथों, लोक कथाओं से तमाम चीजों में स्त्री सैद्धांतिकी को और उसकी व्यवहारिकों को दिखाया गया था। प्लेटो, अरस्तु, कांट, हिगेल, मार्क्स जैसे दार्शनिक पुरुषों ने भी कैसे स्त्री विरोधी वक्तव्य दिए, अनामिका के स्त्रीत्व के मानचित्र को पढ़ते हुए उससे गुजरने के पश्चात यह जाना जा सकता है। तो कह सकते हैं कि स्त्रीत्व का मानचित्र एक ऐसी पुस्तक थी जिसने अपनी स्त्रीवाद की एक सैद्धांतिकी भी दी, स्त्रीवाद की एक सैद्धांतिकी गढ़ी। और आज जब अनामिका जी को साहित्य अकादमी मिला और उनके स्त्री कविता टोकरी में दिगंत को साहित्य अकादमी जैसा चर्चित पुरस्कार मिला, तो लोगों ने अनामिका की स्त्री दृष्टि को भी रेखांकित किया और उस साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने की घटना को अनामिका की स्त्रीवादी दृष्टि से भी जोड़ा और यह बताया कि अनामिका की स्त्री दृष्टि सम्यक है, संतुलित है, वह स्त्री पुरुष के संतुलन की बात करती है। मैं एक इससे जुड़ा हुआ संदर्भ पढ़ना चाहूंगा। अनामिका जी की मान्यता है, सही है कि हमारे वर्तमान समय में सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि स्त्रियां तो ध्रुव सामनी वाली कदकाठी पा गईं, किंतु पुरुष अभी भी रामगुप्त की ही मनोदशा में हैं। वे चंद्रगुप्त नहीं हुए।
नई स्त्री बेतरह अकेली है, क्योंकि उसको अपने पायों का धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत नायक कहीं दिखता ही नहीं। स्त्रियों का जितना बौद्धिक विकास पिछले 3 दशकों में हुआ है, पुरुषों का नहीं हुआ। बराबर का यह साथ तभी हो सकेगा जब पुरुष अति पुरुष ना रहें और स्त्रियां अति स्त्री। संतुलन को ही सुख का मंत्र मानने वाली अनामिका की विचारक दृष्टि स्त्रीत्व के मानचित्र में मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी दार्शनिक निकाय से होती हुई भारतीय आर्ष ग्रंथों तक ही नहीं जाती, लोक साहित्य तक भी पहुंचती है। इस विमर्श में स्त्रीवादी चिंतन की मुख्य धाराओं, स्त्रीवादी आलोचना, स्त्री केंद्रित आंदोलन और भारतीय साहित्य के अंतस तक बैठने की सफल दृष्टि नजर आती है स्त्रीत्व के मानचित्र में। और तो इस तरह स्त्री विमर्श की वह पहली सैद्धांतिक पुस्तक हुई। इससे पहले उस तरह की पुस्तक नहीं आई। हालांकि श्रृंखला की कड़ियां बहुत पहले आ गई थी महादेवी वर्मा की, पर वह भी उनके निजी अनुभव ही थे। समाज का सरलीकरण था, समाज को देखने में, समाज की जो स्त्रियों की दशा दुर्दशा थी, स्थिति थी, उसी को महादेवी वर्मा ने अपने निबंधों में रखा। पर अनामिका ने एक सैद्धांत की भी स्त्रीत्व के मानचित्र के माध्यम से हमारे सामने रखी, जिसके कारण हम स्त्रीवाद की सैद्धांत की को आज हम जैसे नवयुवक समझ पाते हैं। तो अनामिका के स्त्रीवाद की सैद्धांतिकी के कुछ बिंदु रखना चाहूंगा मैं, जिससे पता चले कि स्त्रीवाद है क्या। क्योंकि स्त्रीवाद पर या स्त्री विमर्श पर दिल तोड़ू और घर फोड़ू का इल्जाम भी लगाया जाता है, और यह माना जाता रहा है कि स्त्रीवाद साहित्य को दूषित कर रहा है, साहित्य की गंगा इससे दूषित हो रही है। पर यह समझना होगा कि साहित्य की गंगा इससे दूषित नहीं हो रही है, बल्कि इससे शुद्ध हो रही है और भी परिष्कृत होती जा रही है। तो मैं कुछ सैद्धांत की पढ़ना चाहूंगा स्त्री विमर्श की, जो अनामिका जी ने स्त्रीत्व के मानचित्र के माध्यम से हमारे सामने रखी। तो उसी के कुछ बिंदु इस तरह हैं। स्त्री आंदोलन प्रतिशोध पीड़ित नहीं है। ड्रैकुला जिन स्त्रियों का खून पीता था, वे स्त्रियां जब ड्रैकुलाएं बनती थीं, तो वे मूल ड्रैकुलाओं से ज्यादा खूंखार हो जाती थीं। स्त्री की अगाध शक्ति के प्रति पुरुषों का यह प्रचंड भय ही महामाया ठगनी आदि सारे गढ़ंत रचता रहा है। पर अब समय आ गया है कि अच्छी तरह समझ लिया जाए, स्त्री आंदोलन की समर्थक मानवियां हैं, मादा ड्रैकुलाएं नहीं। इन्हें न्याय चाहिए, पर वे जानती हैं कि अन्याय का प्रतिकार अन्याय नहीं होता। एक दमन चक्र का जवाब दूसरा दमन चक्र नहीं है। अगला बिंदु है, स्त्री आंदोलन पितृसत्तात्मक समाज में पल रहे स्त्री संबंधी पूर्वाग्रहों से पुरुष की क्रमिक मुक्ति को असंभव नहीं मानता। दोषी पुरुष नहीं, पितृसत्ता है जो पुरुष को लगातार एक ही पाठ पढ़ाती है कि स्त्रियां उनसे हीनतर हैं, उनके भोग का साधन मात्र। आंदोलन की सार्थकता इसमें है कि वह वहां उंगली रखे जहां जहां मानदंड दोहरे हैं। विरूपण, प्रक्षेपण, विलोपन के तिहरे षड्यंत्र स्त्री के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं, जिनसे निस्तार मिलना ही चाहिए, और सारा संघर्ष इसी बात को का है। अंतिम बिंदु में पूरी सिद्धांत की नहीं पढ़ सकता, सबकी समय सीमा निर्धारित है इसलिए, पर अंतिम बिंदु इस स्त्री विमर्श की सैद्धांतिकी का मैं पढ़ना चाहूंगा। स्त्री और पुरुष की लड़ाई का व्याकरण सामंतों और असामियों, पूंजीपतियों और मजदूरों, औपनिवेशिक ताकतों और शोषितों के बीच की लड़ाई के व्याकरण से अलग है। स्त्री और पुरुष के बीच की यह लड़ाई दो वर्गों, दो नस्लों, दो जातियों, दो दलों,
दो राष्ट्रों के बीच की लड़ाई से तुलनीय नहीं। संपन्न और विपन्न, ऊंच और नीच, शासक और शासित, गोरे और काले के बीच जो जंग छिड़ी है, उनमें प्रतिपक्षों के हित निकाय अलग अलग हैं, इसलिए हार और जीत वहां अलग अलग मायने रखती हैं। लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच की लड़ाई में दो पीढ़ियों के बीच की लड़ाई की तरह हित निकाय अलग अलग नहीं होते। दोनों का हित निकाय एक ही होता है, परिवार। परिवार पर मैं यहाँ कात्यायनी की दृष्टि दिखाना चाहूंगा कि कात्यायनी क्या कहती हैं। कात्यायनी कहती हैं, मैं परिवार को बचाने के विलाप में कतई शिरकत नहीं करती। प्रश्न परिवार को बचाने का नहीं, एक उच्चतर नैतिक सौंदर्यात्मक उदात्त धरातल पर मानवीय प्रेम की करुणा प्राण प्रतिष्ठा का है। स्वावलंबन और स्वतंत्र अस्मिता के आधार पर घरेलू गुलामी के सभी रूपों से मुक्ति पाकर सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी करते हुए जिसे चाहे प्यार कर सके या पा सके। कात्यायनी अधिकार के लिए या मुक्ति के लिए परिवार को भी तिलांजलि देने से नहीं देने के लिए तैयार हैं, पर अनामिका ऐसा नहीं मानती हैं। वे दोनों का हित मानती हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का हित परिवार होना चाहिए, इसको अलग नहीं समझा जा सकता। इसको यूं अर्थों में भी समझा जा सकता है, आपका बंटी जैसी चर्चित कृति याद की जा सकती है। एक स्त्री पुरुष के अलगाव के निर्णय में पिस्ता कौन है, चोटिल कौन होता है, सर्वाधिक अपमानित या पीड़ित कौन होता है, एक बच्चा बंटी। तो इसलिए यह कहना कि मैं परिवार को बचाने के विलाप में कतई शिरकत नहीं करती, इसे मैं तो सही नहीं मान सकता। खैर, तो ये स्त्रीवाद की सैद्धांत की हुई। एक बिंदु और मैं बताना चाहूंगा, जो अनामिका का यह स्त्रीवाद सही मायने में सूप में फटका हुआ देशज स्त्रीवाद है, जो बुद्ध की करुणा, अंबेडकर की न्याय पद्धति और गांधी के हृदय परिवर्तन की सम्यक दृष्टि का संतुलन है। अनामिका के विमर्श पर बात करती हुई वरिष्ठ रचनाकार ममता कालिया लिखती हैं, अनामिका के विमर्श की विशेषता यह है कि वह स्त्रियों के पक्ष में बोलती हुई क्रोधित नहीं होती, बल्कि मीठे तरीके से प्रतिवाद करती हैं। वहीं मुझे याद आते हैं सुधीश पचौरी, जिन्होंने अनामिका के स्त्रीवाद को प्रमुखता से रेखांकित किया। मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। सुधीश पचौरी जी का यह कथन है, अनामिका माधुर्य भाव की कवयित्री हैं। वे स्त्रियों के शोषण, दमन, वेदनाएं और संताप और संचित दुखों को चालू रेडिकल स्थितवादियों की तरह किसी तेजाबी भाषा में नहीं कहती, बल्कि व्यंग्य, वक्र, मिठास के साथ कहती हैं। वे कविता को पुलिंगी सत्ता के खिलाफ किसी एफआईआर की तरह दर्ज नहीं करती, बल्कि मीठा उल्हाना देकर उसकी ताकत को ही व्यर्थ करती चलती हैं। इस मायने में वे मुझे भ्रमर गीत की तरह उपालांभ को अपना अस्त्र बनाती लगती हैं। जिस तरह सुर की गोपियां अपने वक्रोक्तियों और उपालंभों से उद्धव की सारी उद्धवता को निरस्त करती चलती हैं, उसी तरह अनामिका अपनी मीठी वक्रोक्तियों और उपालंभों से पुलुंगी प्रतीकों और को निरस्त करती चलती हैं। मम्मट के कांता सम्मित उपदेश की तरह प्यारे और मीठे तरीके से सिर्फ औरों को ही नहीं समझाती, बल्कि स्त्रियों को भी समझाती हैं कि ये वेदना और दुख न एक दिन में बने हैं, न एक झटके में जाने हैं। वे अगर जाने हैं तो अपने अन्यों से निरंतर वक्र मधुर संवाद के जरिए और उनके साथ ही जाने हैं। वक्र माधुर्य युक्त यह संवादात्मकता मनुष्य मात्र के प्रति गहरे अनुराग से उपजी है, जो अपने अन्यों के साथ सतत संवाद पर पूरा भरोसा करती हैं। इस मायने में अनामिका तोड़ने की जगह जोड़ने जुड़ने की कवित्री हैं, और इसी मायने में वे मीरा और महादेवी वर्मा के बाद की सबसे बड़ी कवित्री हैं।
इस तरह भाषा से ब्रह्मास्त्र लेती हुई अनामिका स्त्री दृष्टि पर बल देती हैं। स्त्री दृष्टि एक माँ की दृष्टि होती है जो विसंगति और भेदभाव नहीं मानती। वह हर विसंगति और भेदभाव को तोड़ने पर विश्वास करती है। अभी सीता उपन्यास जो अनामिका जी का आया, तृणधरी ओट, उसमें भी वह हम जैसे नवयुवकों में मातृ दृष्टि पैदा करने पर बल देती हैं और वह कहती हैं कि हम जैसे नवयुवकों को भी स्त्री दृष्टि विकसित करनी चाहिए। जो तृणधरी अनामिका का नवीनतम उपन्यास आया है, उसको उसमें 3 चिट्ठियां हैं। एक वो राम को, सीता राम को लिखती है, एक लवकुश को लिखती हैं और एक शूर्पणखा को लिखती हैं। तो जो चिट्ठी लवकुश को लिखी गई है, उसी चिट्ठी में अनामिका ये कहती हैं कि तुम जैसे मैं और भी युवा पीढ़ियों को यह चिट्ठी निवेदित करती हूँ। तो उसी चिट्ठी का एक छोटा सा अंश है जो मातृ दृष्टि पैदा करने पर बल देता है हम जैसे नव युवकों को, हम जैसे नव पीढ़ियों को। वह दृष्टि मैं चाहूंगा पढ़ूं आपके सामने। यह तृणधरी ओट का अंश है जो लवकुश को की चिट्ठी में सीता लवकुश को लिखती है। जहां कहीं किसी को उदास देखना, वहीं ठहर जाना, उसके दुख दूर करने में लग जाना, दुनिया को माँ की आंख से देखना, धरती की माँ बनकर जीना, सब उसके संसाधनों के दोहन में लगे हैं। इस ओर सजग रहना कि कोई किसी पर हावी ना हो, सबको अपनी संभावनाएं मुकुलित करने के अवसर मिले, संसाधनों का वितरण सम्यक हो, धरती के कोष से जितना लिया जाए उससे दूना लौटाया जाए। मुझे लगता है इससे इतर अब कोई बिंदु ना पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी बातें ग्राह्य हो गई। यह स्पष्ट हो गया कि स्त्री दृष्टि क्या है, जो बिना किसी पद, जो कोई पदानुक्रम ना माने, जो कोई विसंगति ना माने, वही स्त्री दृष्टि है। जो सबको सम्यक समझे, जो सबको समान अवसर दे, सभी संसाधनों पर सबका समान अधिकार समझे, सबको छोटे बड़े बेटे सबको एक समान प्रेम दे, स्नेह दे, ममता लुटाए, सबके दुख से उतनी ही दुखी हो जितना छोटे के दुख से दुखी होती है, वही मातृ दृष्टि है। तो यही दृष्टि आज हम जैसे नवयुवकों को विकसित करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि अनामिका जी के स्त्री विमर्श को समझा जाए। मुझ जैसे नव पीढ़ी नवयुवकों को अनामिका का स्त्रीवाद जरूर समझना चाहिए। शुक्रिया अर्पण जी। यह अनामिका के विमर्श की यह कड़ी भी समाप्त हुई। अब मैं चाहूंगा आप मुझे अगले कड़ी के लिए बताएं, कुछ मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या कहूं, किस पर बात करूं। आपने क्रमवार कई पर बातचीत की और मित्रों, अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं। कुछ एक चित्र हम देख लेते हैं जिनके माध्यम जिनके माध्यम से भी कुछ ऐसी टिप्पणियां हमें जानने को मिलेंगी जिनसे गुजरना हम सभी के लिए अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। ये तो आज के कार्यक्रम का कार्ड है जिसके लिए हमने शीर्षक रखा था अनामिका, जिनकी कविताओं में एक नई सृष्टि मचलती है, और इस पर ऋत्विक भारतीय ने विस्तार से अपनी बात रखी, अपना वक्तव्य दिया। और ये कुछ अलग अलग अवसरों पर चित्र हैं अनामिका जी के साथ ऋत्विक भारतीय। इस चित्र को देखें ऋत्विक और बतलाएं कि इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि है, क्या प्रसंग है। जरूर जरूर जरूर। देखिए, यह छाया चित्र जो है ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है और यह अनामिका जी का पैतृक निवास है जिसका नाम अनिकेत है। यह उनके पिता गीतकार श्याम नंदन किशोर, पद्मश्री श्याम नंदन किशोर जी का घर है और इनकी माँ डॉक्टर आशा किशोर। संयोग से
इनके पिता अनामिका जी के पिता डॉक्टर श्याम नंदन किशोर, जो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे, और माँ आशा किशोर, डॉक्टर आशा किशोर हिंदी की विभागाध्यक्ष भी रहीं। तो यह उन्हीं के का अनिकेत मकान है, जिसका नाम अनिकेत है। तो संयोग से उनकी माँ के निधन के पश्चात हम उन्हीं के किसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ पहुंचे थे, तो ये उसी समय की तस्वीर है सर। अगली तस्वीर आप दिखाएं तो मैं बताऊं कि वहां जाने के बाद मैंने अन्य चीजें भी देखी। यह देखा कि अनामिका बचपन में, अनामिका को गुड़िया भी संबोधित करते हैं सभी वहां, उनके गांव घर में कस्बे के लोग अनामिका को गुड़िया ही संबोधित करते हैं, अनामिका कोई संबोधित नहीं करता। और आज भी, जबकि अनामिका जी की अवस्था 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, आज भी उनका वह घरौंदा जिसमें वह बचपन में खेला करती थी, आज भी जस का तस बना हुआ है। वो घरौंदा। हाँ, जी सर, आप बात करें। हाँ, आप ये, हाँ, तो वो घरौंदा उनका आज भी उस घर पर वहां बना हुआ है, और एक बड़ी सी समृद्ध लाइब्रेरी है, जो उनके पिता की समृद्ध लाइब्रेरी थी, जिसमें तमाम देशी विदेशी किताबें भरी हुई हैं। आज भी वो किताबें, देशी विदेशी किताबें भरी हुई हैं। और मैंने देखा कि तमाम पुस्तकों से, भिन्न भिन्न तरह की पुस्तकें, भिन्न विधाओं की पुस्तकों से वहां कम से कम 50 लाइब्रेरियां भरी हुई थी। यह घरौंदा है, यह समृद्ध लाइब्रेरी है जो उनके पिता की है, डॉक्टर श्याम नंदन किशोर और डॉक्टर आशा किशोर जी की लाइब्रेरी है। इसी लाइब्रेरी के इर्द गिर्द या इसी लाइब्रेरी में अनामिका जी का बचपन बीता। उनके भाई डॉक्टर अमिताभ राजन जी, जो IAS अधिकारी भी रहे, उनका भी बचपन इसी लाइब्रेरी में बीता। पिता के गपशप सुनते हुए, पिता की लाइब्रेरी में किसी भी कोने पर ऊँघते हुए, पढ़ते हुए, सोते हुए, किताबों का अध्ययन मनन करते हुए अनामिका ने आज जो ज्ञान अर्जित किया है, जिसे मैं बौद्धिक वृक्ष कह रहा हूं, वो शायद इसी समृद्ध लाइब्रेरी का ही नतीजा है, और वो विरासत के रूप में इसी लाइब्रेरी से मिला है अनामिका जी को। बिल्कुल, और यह वह घरौंदा है जिसकी बात अभी ऋत्विक कर रहे थे मित्रों। अनामिका जी के मुजफ्फरपुर शहर स्थित घर, जिसका नाम अनिकेत है, और यह वह और ये घर है अनिकेत। और कुछ चित्र हम देख लें और फिर हम लोग इस कार्यक्रम को विराम देंगे। यह देखिए, यह जो है ऋत्विक भारतीय के संपादन में आई पुस्तक है, जन्म ले रहा है एक नया पुरुष, जो अनामिका जी की कविताओं का संचयन है, जिसके बारे में आपने स्वयं ऋत्विक से सुना और उन्होंने उस पुस्तक को भी दिखलाया। और यह मित्रों संवेद का वह जो अंक है 125 अनामिका जी पर एकाग्र, जिसमें अनामिका, अनु, ए अरविंदाक्षन, पूनम सिंह, डॉक्टर रामरती मलिक, रेखा सेठी, निशा नाग, जितेंद्र श्रीवास्तव, प्रियदर्शन, राजेश जोशी जी, राजकिशोर, राधा वल्लभ त्रिपाठी, वंदना राग, और भी कुछ लोगों के जिनमें आलेख रहे। तो यह जो है इसका अतिथि संपादन, और भी कई हैं इसमें, भालचंद्र जोशी हैं और कई लोग हैं। मैं एक बार और कोशिश करता हूं कि उनके नाम यहाँ पर ठीक से ले लिए जाएं। तो यह एक अच्छा बड़ा काम ऋत्विक ने संपन्न किया, जिसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात बतलाई। तो मित्रों, इस तरह से काफी दिनों बाद, काफी तैयारी के साथ ऋत्विक आए, और मैं कह रहा था कि जो अलग अलग लोग हैं, जिसमें कई लोगों की, जो पुराने पूर्ववर्ती पीढ़ियों के कई लेखक रहे, जिन्होंने अनामिका जी के बारे में अलग अलग समय पर लिखा, वे सब चीजें भी यहाँ शामिल। कुछ एक चित्र और है ऋत्विक, जिसके बारे में बतलाएं। ये तस्वीर अनामिका जी के ज्येष्ठ पुत्र उत्कर्ष
उत्कर्ष अमिताभ की इनके के विवाह की है कि हम ताज होटल में थे। दिल्ली में भी एक ताज होटल है, उसी होटल की ये तस्वीर है जिसमें मैं भी आया हुआ था। तो मैं भी इनके साथ मौजूद था। तो उसी समय की ये प्यारी सी तस्वीर आपके सामने है। वाह, और यह देखें, और एक चित्र और ये देखें। ये तस्वीर तो मेरे लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसलिए भी कि इसमें मेरे मतलब जिसे कहूँ कि मेरे शिक्षक भी हैं, मेरे प्राध्यापक भी हैं और मेरी माँ भी है और मेरी कवि भी हैं, जिनको मैं बचपन से पढ़ता रहा हूँ अपने पाठ्यक्रमों में। अनामिका जी हैं, प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन हैं और डॉक्टर रजत रानी मीनू हैं, कवित्री रजत रानी मीनू, और मैं हूँ। ये 4 हैं सर। ये भी उनके विवाह की ही है, उनके बेटे की विवाह की तस्वीर है, उत्कर्ष अमिताभ के बेटे की शादी की। ओके जी, तो मित्रों, इस तरह से यह कड़ी अब विराम लेती है और काफी समय से हम लोग चाह रहे थे कि ऋत्विक भारती आए और अपनी बात रखें। उन्हें भी कुछ तैयारी के लिए समय चाहिए था, तो अंततः आज का यह दिन तय हुआ और हम लोगों ने अनामिका जी के रचनाकार के विभिन्न पक्षों पर ऋत्विक भारती की दृष्टि को जानी और ऋत्विक किस तरह से अनामिका जी के साथ बिल्कुल स्कूली दिनों से, बोर्ड के समय से जुड़े रहे और आज तक जुड़े हुए हैं और कई नई चीजें उनसे सीखी। जीवन की विभिन्न जो समस्याएं आती हैं, कई बार उसमें अवरोध आता है, तो वहां भी किस तरह अनामिका जी की राय लेकर वे आगे बढ़ते हैं, इन सबको भी उन्होंने आज बताया। तो ऋत्विक भारती सर, हाँ, एक अंतिम बात जो मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए बात तो बहुत हुई, फिर भी लगता है कि बहुत कुछ छूट गया। तो ये ऐसी बात ही है, ऐसी चीज ही है यह कि एक सिरा पकड़ो तो दूसरा सिरा छूट जाता है, एक सिरा पकड़ो तो दूसरा सिरा छूट जाता है। तो बहुत कुछ मुझे लगता है कि छूट गया है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो पुस्तक मैंने संपादित की, जन्म ले रहा एक नया पुरुष, इसमें अनामिका जी की रचना के विविध आयाम है। एक रचना, खासकर स्त्री रचनाकारों पर यह आरोप लगता रहा है कि उनकी विषय वस्तु बहुत सीमित होती है। स्त्रियां हैं तो स्त्री से बढ़कर क्या लिखेंगी। तो इस पूर्वाग्रह को यह पुस्तक तोड़ती है और खासकर अनामिका जैसी विलक्षण कवित्री इस पूर्वाग्रह को तोड़ती हैं। और अनामिका की कविताओं में स्त्रियां हैं भी तो स्त्रियों की लंबी कोटि है, एक नहीं, वहां कई कोटियां हैं। वहां इतिहास से भी स्त्रियां आती हैं, मिथकों से भी स्त्रियां आती हैं, पीड़ित स्त्रियों की भी एक अलग सीरीज तैयार की जा सकती है, विस्थापित और मजदूर स्त्रियों की भी एक अलग कोटि तैयार की जा सकती है। साथ ही इतिहास में जिन स्त्रियों को भुला दिया गया, जैसे तुलसीदास, जैसे रत्नावली, भामती भामती फिर घन आनंद की प्रेमिका जो थी सुजान, तो इस तरह के गौण पात्रों पर भी अनामिका ने बृहद लिखा। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अनामिका के यहाँ केवल स्त्रियां ही नहीं है, अनामिका एक स्त्रीवादी रचनाकार मानी जाती है, पर इस मानने के पीछे हम बहुत कुछ भूल जाते हैं और जो चीज चर्चित हो जाती है उसी को हम प्रमुखता देने लग जाते हैं। अनामिका के स्त्रीवाद को बेशक पहचान मिल गई, बहुत व्यापक रूप से पहचान मिली। आज मेरे जैसे युवा तो जान ही रहे हैं उनके स्त्रीवाद को, और बड़े बड़े साहित्यकार भी माने, नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, ममता कालिया, प्रियदर्शन जैसे समीक्षक, आलोचक, विद्वान सब इनके स्त्रीवाद को स्वीकार कर रहे हैं, इनके स्त्रीवाद को ग्रहण कर रहे हैं। पर मैं बताना चाहता हूं कि स्त्रीवाद या स्त्री के अलावा भी अनामिका के यहाँ कविताएं विविध, अनामिका के यहाँ कविताएं विषय वस्तु भिन्न भिन्न है। अनामिका के यहाँ कविता एक विषय वस्तु पर नहीं, कई विषयों पर केंद्रित है। अनामिका के यहाँ भाषा पर कविताएं हैं, प्रेम पर कविताएं, प्रकृति पर कविताएं हैं, फिर युद्ध, दंगा, विस्थापन, आतंकवाद जैसे तमाम विषयों पर कविताएं
लिखी गई हैं। वक्त नहीं है कि मैं प्रत्येक कविता को पढ़ूं। पर्यावरण पर कविताएं हैं, राजनीति पर कविताएं हैं, उनकी नमक कविता को देखा जा सकता है। पर्यावरण पर उनकी अम, अम, वो एक कविता है, मुझे नमस्कार 2064 जैसी बड़ी सुंदर कविता, व्यंजनार्थ कविता याद आती है। अनामिका एक ऐसी विलक्षण कवित्री हैं जिन्होंने इतिहास, कल्पना, यथार्थ का समन्वय अपनी कविता में किया। और सबसे बड़ी ताकत जो अनामिका के पास है कि अविधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों ही शब्द शक्तियों में यह अपनी कविताओं को धरातल पर उतारती हैं। इन तीनों बिंदुओं में बहुत कम कवि हैं जो तीनों ही धरातलों पर अपनी कविताओं को यथार्थ की भूमि पर उतारती हैं। कल्पना, इतिहास, कल्पना, यथार्थ, इन तीनों का समन्वय इनकी कविताओं में है। तो इस तरह विषय विविधता है इनकी कविताओं में, जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए, जिसको पढ़ा जाना चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, वह यह है कि बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध स्वर्ग के द्वार से लौट आए थे। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध स्वर्ग के द्वार से लौट आए थे यह कहकर कि मैं अकेला कैसे मुक्त हो जाऊं, मैं अकेला कैसे मुक्त हो जाऊं, यह तो स्वार्थ होगा। जब तक धरती का एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, मेरी मुक्ति असंभव है। मैं धरती पर ही रहूंगा, मैं यहीं धरती पर ही रहूंगा जब तक धरती का एक एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता। मैं इस बात से अनामिका की कविताओं को जोड़ना चाहूंगा और यह बताना चाहूंगा कि अनामिका के लिए भी मुक्ति संसार के एक एक व्यक्ति की मुक्ति है। और यह मुक्ति सिर्फ पूर्व ग्रहों से ही नहीं, भूख अपमान की राजनीति से भी मुक्ति है। हर प्रकार के भेदभाव की संरचनाओं से मुक्ति है। अनामिका के संबंध में नामवर सिंह लिखते हैं कि अनामिका अपने लोक को बखूबी जानती है। जैसे ही रचना लोक में प्रवेश करती है, जीते जागते जानदार चित्र सामने आते हैं और भाषा बदल जाती है। सारे मुक्ति संघर्षों के सूत्र उनसे ही जुड़ते हैं, एक मुकम्मल तस्वीर बनती है और मुक्ति का आधार व्यापक होता चला जाता है। स्त्री मुक्ति के नए आयाम यहाँ खुलते हैं। अनामिका की मुक्ति केवल स्त्रियों की मुक्ति नहीं, मानव मुक्ति का उत्स है। तो शुक्रिया अर्पण जी, आपने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। जन सुलभ के बीच इतनी सुलभता से जन जन में मुझे सुनने का या कुछ कहने का अवसर दिया। विशेष बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जोड़ने के लिए, मुझे भी अच्छा लगा और निश्चय ही यह वक्तव्य उपयोगी सिद्ध होगा शोधार्थियों के लिए और अनामिका जी के साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए। और मित्रों, अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। हालांकि आज यह 23वीं कड़ी है, काफी सारी कड़ियां हुई। बीच में एक दो और कड़ियों में अनामिका जी आएंगी, क्योंकि वे अपने उपन्यासों पर भी बात रखें, ऐसा हमने उनसे अनुरोध किया है। तो क्रमवार वे अपने उपन्यासों के बहाने जो लेखकीय श्रम है और लेखकीय दृष्टि है उस पर बात करेंगी, और बीच में कुछ और लोग उनसे जुड़े हुए आएंगे। और फिर इस एकाग्र का समापन भी अनामिका जी के ही वक्तव्य से होगा, जिसमें वे अपने अनुवाद कर्म पर बात करेंगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंशुमति जी, प्रत्यक्षा जी, बंकिम जी, सुंदरम सांडिल्य जी, अभिचल गौतम, रजनी गुप्त जी, आकृति प्रकाशम, चंद्रकला सिंह जी, स्मृति शुक्ला जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े रहे। कुछ एक के नाम छूट भी रहे होंगे। आप सभी का आभार, शुक्रिया। ऋत्विक भारतीय, पुनः आपका अभिनंदन हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत 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 शुक्रिया और आभार। और ये जो आपने अनूठी कड़ी चलाई है, इससे सचमुच हम जैसे लोग दूरस्थ गांव मोहल्ले में बैठे हुए लोग लाभान्वित होंगे। आपका यह कार्य निश्चित ही बहुत हम जैसे लोगों को
लाभान्वित करेगा। शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद ऋत्विक। और मित्रों, अनामिका जी पर फिर एक नई कड़ी के साथ हम मिलते हैं। अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।